आपने पॉक्सो एक्ट का नाम सुना है? जी सर। क्या है ये? तो ये बताएं कि मृदु वचन से क्या क्या हानियां हैं? क्या हमारा खेल का सारा फोकस किसी एक पर्टिकुलर क्रीड़ा पे है या फिर हम अब कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड हैं? क्या आपको लगता है कि हर मानवीय कार्य से अगर कुछ लाभ मिलते हैं तो उसी कार्य से कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं? May I come in, sir? यस, कम इन। Good morning, sir. Good Good morning. morning, ma'am. प्लीज टेक योर सीट, बैठ जाएं। अपना Thank you, संक्षिप्त sir. परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मानिकपुर गांव से आती हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ग्रामीण क्षेत्र से ही हुई है। उसके पश्चात सर मैंने JLN डिग्री कॉलेज एटा से BA और ME किया है। उसके बाद से सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। श्वेता, आपने पॉक्सो एक्ट का नाम सुना है? जी सर। क्या है ये? सर, ये पॉक्सो एक्ट सर जो नाबालिग बच्चे होते हैं सर उनके खिलाफ सर जो भी यौन शोषण के जो अपराध होते हैं उनसे डील करने के लिए लाया गया है। इसमें आजकल रोमियो और जूलियट क्लॉज की चर्चा हो रही है। ये क्या है रोमियो एंड जूलियट क्लॉज? जी सर। सर सुप्रीम कोर्ट ने सर इस क्लॉज को लाने की बात की है। सर इसमें सर जो 18 की एज से नीचे के जो बच्चे होते हैं सर जो सहमति से सर संबंध बनाते हैं सर उसको छूट देने की बात की जा रही है इसमें। अच्छा, तो ये क्या लागू हो गया है या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ हिदायत दी है कि इस पर आप विचार करें? सर जहाँ तक सर मुझे पता है सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला है लेकिन अभी सर ये लागू नहीं हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझती है? आपकी परिभाषा में नारी सशक्तिकरण क्या है? सर नारी सशक्तिकरण से सर मैं ये समझती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त और सक्षम होनी चाहिए कि वो सर ना केवल अपने जीवन से जुड़े हुए सभी निर्णय ले सकें और साथ ही सर अपने परिवार के और समाज के योगदान में सार्थक योगदान भी दे सकें। उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। इसी 2-3 स्कीम की जानकारी है आपको? जी सर। बताएं। सर एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है सर जिसमें अभी राशि बढ़ाकर बजट में 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सर मिशन शक्ति है सर इसमें भी महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए जाते हैं। और इसके अलावा सर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, इसकी भी सर राशि बढ़ाकर अभी 1,01,000 कर दी गई है। आपने मिशन शक्ति का जिक्र किया, मिशन शक्ति है क्या? सर मिशन शक्ति के अंतर्गत सर जो सर यूपी की सर जो पुलिस है सर वो जो विभिन्न विद्यालय हैं कॉलेजेस हैं सर उनमें जाकर जो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करती है। और सर इतना ही सर। तो एक चीज़ बताएं श्वेता हमें कि आपको क्या लगता है कि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं महिलाएं अपने समाज में तो क्या वो सशक्त हो जाएंगी या सिर्फ इसके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा भी कुछ और इंडिपेंडेंस की आवश्यकता है उनको सशक्त होने के लिए? जी सर। सर जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है सर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस होता है सशक्तिकरण का, लेकिन सर इसके साथ ही सर उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए ताकि सर वो उस इंडिपेंडेंस का एक सही वे में यूज कर सकें। और सर इसके साथ सर वो स्वस्थ भी होनी चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी अधिक हो। लखपति दीदी योजना क्या है? सर ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़कर रोजगार को सर बढ़ावा दिया जाता है और इसमें सर जो लक्ष्य है वो 1 लाख रुपए से अधिक की आय सृजित करने पर रखा गया है। इसलिए लखपति दीदी कहते हैं इसको। एक ड्रोन दीदी स्कीम भी चला है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इस स्कीम की? सर इसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और सर वो कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन गतिविधियों का संचालन करती हैं इसके माध्यम से। अच्छा, तो वो फाइनल क्वेश्चन बताइए हमें, वुमेन सिक्योरिटी पर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज क्या क्या मिला हुआ है महिलाओं को? सर मूल अधिकारों में प्रावधान किए गए हैं। सर आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार और सर आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ जो काफ़ी सर व्यापक है। इसके अतिरिक्त सर DPSP में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन और प्रसूति सहायता, इस प्रकार के सर प्रावधान है। और सर इसके अलावा सर सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं भी लेकर आती है महिलाओं को सशक्त करने के संबंध में। अगर आप SDM बन जाती हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का तो आपकी प्रायोरिटीज़ में टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी जहां आप काम करना चाहेंगी? जी सर। सर मेरी सर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सर वो ह्यूमन कैपिटल पर काम करना होगी। अच्छा, जैसे कि सर एजुकेशन है और क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनकी सब तक पहुँच हो।
इसके अलावा सर मेरी सेकंड प्रायोरिटी सर विमेन एम्पावरमेंट पर होगी, और इसके अलावा सर तीसरी प्रायोरिटी होगी कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जोड़ने पर। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। थैंक यू सर। क्या आपको लगता है कि हर मानवीय कार्य से अगर कुछ लाभ मिलते हैं तो उसी कार्य से कुछ न कुछ नुकसान भी होते हैं? जी सर, मुझे लगता है सर प्रत्येक कार्य के लाभ और हानि सर दोनों होती हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि मृदु वचन से क्या क्या हानियां हैं? सर मृदु कौशल वचन मीठा बोलने से कुछ लाभ मिलते हैं, लेकिन नुकसान क्या क्या होता है? सर नुकसान सर ये हो सकता है, जो सामने वाला पक्ष है वो हमें सर कमज़ोर समझ सकता है, सर वो हमारी अच्छाई का फ़ायदा भी उठा सकता है अगर हम गलत चीज़ों का दृढ़ रूप से प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। सर एक मुझे सर यही याद तो है। एक प्रशासक को मृदुभाषी होना चाहिए या कठोर वाणी वाला होना चाहिए? सर मुझे लगता है सर प्रशासक को इनके बीच का एक संतुलन बना के चलना चाहिए। सर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर मृदुभाषी होना चाहिए, लेकिन सर जो अपराध होते हैं या जो फिर गलत गतिविधियाँ हैं सर उनके प्रति सख्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अच्छा, और क्या बुलडोजर का उपयोग भी करना चाहिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए? सर अगर बुलडोजर का प्रयोग सर वैध दृष्टिकोण से हो तो सर उचित है। सर जैसे कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर से अतिक्रमण कर लिया जाता है तो उसको हटाने के लिए सर इसका प्रयोग सही है, लेकिन सर जो इसका प्रयोग जो सर अपराधी व्यक्ति होते हैं सर अपराध साबित होने से पहले ही सर उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाती है तो सर वो गलत है। इसमें सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन होना चाहिए। और एनकाउंटर? सर एनकाउंटर को लेके सर कोई विशिष्ट विधिक प्रावधान नहीं है, लेकिन सर जो आईपीसी की धारा 100 है सर वो उसका आत्मरक्षा में सर अंतिम विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सर इसका प्रयोग लेकिन सर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सो NHRC ने सर कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, सर उनका पालन होना चाहिए। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश लंबे समय से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश भी लंबे समय से विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। ऐसे क्या क्या कारण हैं कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश भी पिछड़ गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी पिछड़ गया? सर इसका एक कारण सर भौगोलिक है। सर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो मैदानी क्षेत्र है, सर मुख्यतः कृषि प्रधान है। सर वहाँ पर कृषि का स्तर है वो सर वो निर्वाह आधारित कृषि है, और सर बुंदेलखंड और जो दक्षिणी यूपी क्षेत्र है सर वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और सर पूर्वी यूपी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो सर भौगोलिक घटनाएं होती हैं। इसके अलावा सर आर्थिक में सर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ज़्यादा हुआ है तो सर एक असमानता देखी जाती है। सर शहरीकरण के स्तर में भी सर असमानता है। आपने कहा कि वहाँ मैदानी इलाका है, मिट्टी उपजाऊ है, नदियाँ भी बहुत सारी हैं, फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति क्यों नहीं आ पाई? सर क्योंकि सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर बड़े जमींदारों किसानों का अभाव है। सर वहाँ पर कृषि का स्तर है वो जीवन निर्वाह आधारित है। इसके अलावा सर कृषि ऋण तक संस्थागत पहुँच की भी एक सर चुनौती है। तो ये तो प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी। संस्थागत ऋण की आपूर्ति क्यों नहीं की गई? सर कुछ ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं, लेकिन सर वर्तमान सर जो यूपी गवर्नमेंट है सर उसके लिए प्रयास कर रही है। सर बजट में भी सर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र के सर एलोकेशन किया जाता है। सर वर्तमान में सर इस पर फोकस किया जा रहा है। आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी धान का उत्पादन लगभग कितना होता है? सर धान के उत्पादन में से उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, लेकिन सर एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है। पूरे भारत में धान का उत्पादन लगभग कितना होता है? सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं है। क्या भारत नंबर 1 हो गया है धान के उत्पादन में? सर मैंने सर हाल में से इसकी न्यूज़ सुनी थी, लेकिन सर मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, धान को शहरी लोग चावल क्यों कहते हैं? क्या धान और चावल एक ही चीज़ है? सॉरी सर, आपने भी नहीं देखा है? सर धान और चावल से जहाँ तक मुझे लगता है वो एक ही होते हैं। सर धान में सर जो उसका सर कच्चा फॉर्म होता है, सर चावल में उसकी कुटाई होने के बाद जो वाइट चावल निकलता है उसको चावल कहते हैं। तो हम धान खाते हैं कि चावल खाते हैं? सर हम चावल खाते हैं। खेत से चावल उपजता है कि धान? सर धान। तो हम उत्पादन का आंकड़ा धान का रखते हैं कि चावल का? सर हम धान का रखते हैं शायद, सर मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भारत में खेल अवसंरचना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैम अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो मैम खेल एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है, लेकिन सर मैम वर्तमान में गवर्नमेंट है वो खेल को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। जैसे कि मैम यूपी में मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, और हालिया बजट में भी और इसके अलावा मैम वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की भी पहल शुरू की गई है। इसके अलावा मैम सेंटर के लेवल पे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, तो मैम अब काफ़ी फोकस किया जा रहा है खेल के ऊपर। क्या हमारा खेल का सारा फोकस किसी एक पर्टिकुलर क्रीड़ा पे है या फिर हम अब कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड हैं? मैम अब तक केवल जो क्रिकेट है उस पर ज़्यादा फोकस रहा है, लेकिन मैम हाल में जो सरकार है वो जो अदर खेल से उनको भी प्रमोट कर रही है, जैसे कि मैम कुश्ती है और हॉकी है। और ठीक है,
अभी अभी हम महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे। क्या महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के ऊपर दोहरा बोझ? जी मैम, महिला सशक्तिकरण का एक ये कॉन्सिक्वेंसेस देखा जा रहा है। जो महिलाएं वर्किंग होती हैं उन पर घरेलू कार्य का भी बोझ होता है, लेकिन मैम इसको वर्क लाइफ बैलेंस के माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है। पुरुष महिलाकरण के बारे में आपकी क्या राय होगी? पुरुषों का महिलाकरण? जी मैम, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, जो पुरुष हैं वो केवल घर के जो बाहर के कार्य हैं वहाँ तक सीमित ना रहें, बल्कि वो घरेलू कार्यों में भी सहयोग करें। क्योंकि मैम आजकल जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो मैम जो घरेलू कार्य है उसमें भी दोनों की साझा हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है। वंदे मातरम के बारे में जानती हैं आप? जी मैम। अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है उसके बारे में। कितने छंद होते हैं वंदे मातरम के पूर्ण गान में? सॉरी मैम, कोई आइडिया नहीं है। कुछ ऐसा भारत सरकार ने नए नियम लागू किए हैं होम अफेयर्स में वंदे मातरम को लेके? जी मैम। कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? मैम, हाल में ये नियम जारी किया गया है, जो विद्यालय हैं वहाँ पर राष्ट्रगान से पहले अब राष्ट्रगीत का आयोजन किया जाएगा, और उसमें भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा जो राष्ट्रगान में किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाना चाहिए? मैम 52 सेकंड में। और राष्ट्रगीत के लिए कोई टाइमिंग? जी मैम ये 3 मिनट प्लस कुछ टाइमिंग है इसकी। ठीक है। बहुत सारे जो वन क्षेत्र हैं उसमें मानव पशु संघर्ष देखने को मिलता है। इसके लिए हमारे पास क्या उपाय हैं? मैम जो मानवीय बस्तियां होती हैं और मैम जो जंगली क्षेत्र होते हैं उनके बीच में बफर जोन बना सकते हैं। जैसे कि एक पहल देखी गई थी मैम, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते लगाए जा रहे थे ताकि जो वन्य जीव हैं वो मानवीय बस्ती में प्रवेश ना करें। मैम मैं भी एक ही याद कर पा रही हूँ। ठीक है। हाल ही में बहुत सारे कृषकों के सुसाइड्स की खबरें आ रही थी जी, और हमने एक तरफ से कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी पुश करने का प्रयास किया है। तो क्या आपको लगता है कोऑपरेटिव फार्मिंग से फार्मर सुसाइड्स कम हो सकते हैं? मैम जो फार्मर सुसाइड करते हैं उसका एक मुख्य कारण कहीं ना कहीं आर्थिक होता है, क्योंकि वो रेड के जाल में फंस जाते हैं। और मैम जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है उसमें जो किसान है वो एक साथ आकर सहकारी कृषि करेंगे। तो मैम जो किसान एक साथ आएंगे तो मैम उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी, और उनका प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, और उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ेगी, तो उनको मैम बेहतर मूल्य भी मिलेगा। तो एक इसका रोकथाम हो सकती है इससे। तो अभी तक बहुत सारे कृषि आपस में क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव का निर्माण कर ले रहे हैं, जब इतना बेनिफिट मिल रहा है? इसके कोई नुकसान भी है? मैम किसान हो सकता है इसके बारे में जागरूक नहीं है, और या फिर मैम इससे विवाद भी देखे जाते हैं किसानों में। मतलब कि जो आसपास के जो अपने मैम इसको लेके मैम जो गवर्नमेंट है वो बढ़ावा दे रही है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, और मैम मैं नुकसान अभी नहीं सोच पा रही हूँ इसका। कोई बात नहीं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकती हैं। सर थैंक यू मैम। बैठ जाइए। कब है आपका इंटरव्यू? सर 16 फेब को। इसी 16 को है? अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर इसमें 3rd अटेम्प्ट है ये। थर्ड इंटरव्यू पहला है? जी सर। कैसा रहा अनुभव आज का? सर आज का अच्छा रहा। यू आर ए गुड कैंडिडेट, नो डाउट अबाउट इट। हमें जैसा कि बताया गया है कि जब आप जाएंगे आप साक्षात्कार के लिए, संभवतः आपको अपना नाम नहीं बताना है। ये शायद आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस आया होगा, मुझे नहीं पता है। सर अभी तक तो उसे नहीं आया। तो वो जान लीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है निजी रूप से, मुझे बताया गया है जी सर। कि शायद आपको नाम नहीं बताना पड़ता है वहाँ पे, जाति नहीं बतानी पड़ती है, सिर्फ अपने बारे में कि मैंने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, सो ऑन सो फोर्थ। इसका पता कर लीजिएगा। अगर जो मैं कह रहा हूँ सही है तो उसी हिसाब से इंट्रोड्यूस कीजिएगा अपने को, जी ठीक है ना? अगर अदरवाइज इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना? सो द कैविएट हम कह रहे हैं कि अगर ना बताया, अगर इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन हो तब इससे बचिएगा, ना इंस्ट्रक्शन हो तो जैसा आपने कहा है वैसा आप कीजिए। यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट। सबसे बड़ी बात है कि एक कैंडिडेट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका ईमानदारी से जवाब देना सारे प्रश्नों का, और आपने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया है। जितनी जानकारी थी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ आपने एक्सप्लेन किया सबको। ये सबसे बड़ी खासियत है आप में। आप एनर्जेटिक हैं। आपने जो बातचीत किया हम लोगों के साथ, यू केप्ट अस इंगेज्ड इन डिस्कशन। इंगेजिंग डिस्कशन होता है ना, वो अपने आप में एक प्लस पॉइंट आपको देके जाता है। बड़ा इंगेजिंग डिस्कशन था।
जहाँ आपको जिस चीज़ का आइडिया था आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जहाँ आपको जानकारी नहीं थी आपने कहा मुझे नहीं है पता। ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ आपको पता ना हो अंदाजे पर कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा, ताकि एक अंदाजे पर एक स्टेटमेंट देने का मतलब है कि आप सस्पेक्ट हो जाइएगा कि ये कल को डिप्टी कलेक्टर बनेगी और अंदाजे पे बोलना शुरू करेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि आप सरकारी व्यवस्था में जा रही हैं। तो सरकारी अफसर का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी आपकी बातों से झलकेगा और उसमें इसलिए वे है आपने किया नहीं लेकिन आप कीजिएगा नहीं, वो मैं कह रहा हूँ। और प्रश्नों को ठीक से समझ के जवाब दीजिएगा जो आपने दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है उसमें। ओवरऑल असेसमेंट मैं ये कहूँगा यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट फॉर द UPPCS और इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। इट ऑल डिपेंड्स कि रिटर्न में आपने कैसा किया है क्या नहीं किया है, पर इंटरव्यू में आपको इंकरेजिंग ही मार्क्स आएंगे, ये हम लोगों का विश्वास है और हम लोगों का आशीर्वाद भी है आपके लिए। थैंक यू सर। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकती हैं। सर मैं तेज बोल रही थी स्पीड से। नहीं ठीक है, स्पिरिटेड इसलिए मैंने कहा, एनर्जेटिक लड़की होती या लड़का होता है ना तो उससे बात करने में अच्छा लगता है। एक डरा सहमा बच्चा आता है, घबराहट से रहता है, तो फिर वो घबराहट में ही उसकी बहुत सारी बातें रह जाती हैं। तो आपने निर्भीक होके हम्बली आपने जवाब दिया, ये नहीं कि आपने एरोगेंस दिखाया आपने अपना एनर्जी लेवल दिखाया, हाई एनर्जी लेवल। और उसके लिए चिंता मत कीजिए कि मैं ज़ोर से बोलती हूँ, क्योंकि वो हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है, ये मान के चलिए आपकी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। ऐसा भी ज़ोर से नहीं बोलते हैं कि हमें कर्णभेदी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इज़ अ गुड कैंडिडेट। साड़ी आप यही पहन के जा रही हैं क्या? जी सर। अच्छा, तो इसके बारे में जान लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग है कि क्या है, कौन सा फैब्रिक है। हो सकता है संभवतः किसी की नज़र पड़े तो कोई पूछे। सर वैसे सर ये साड़ी ठीक रहेगी इंटरव्यू के वो लिए? मैडम ही बताएंगे साड़ी वाड़ी की बात तो। जी 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 अच्छी साड़ी है। सारे अस्मिता कैंडिडेट्स को हमने इतनी सारी जी मिली। मैम। एक ही साड़ी से वो हो रहा है या फिर नहीं मैम, सबने मैं मिल के एक साथ? नहीं मैम ये फ्रेंड की साड़ी है, वो भी यहाँ पे UPSC का इंटरव्यू दे चुकी है। लेकिन मैम मैं साड़ी दूसरी लेने का टाइम नहीं था, बहुत जल्दी इंटरव्यू आ गया और मैं अपनी UPSC वाली पहनना नहीं चाहती थी, तो ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहती थी। चलिए, आपने UPSC में भी आप क्वालिफाई किए हैं क्या? जी सर, इंटरव्यू सर आपको दिया था मॉक इंटरव्यू। अच्छा, यू आर अ गुड कैंडिडेट, नो डाउट अबाउट इट। चलिए, गॉड विलिंग कुछ ना कुछ आपका अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।